हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से हो रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का प्रयोग पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला टॉपिक कौन सा है। हमारा जो पहला टॉपिक है वो ये है अवतल दर्पण का उपयोग, यूज ऑफ कनकेव मिरर। ऐसे तो बहुत सारे यूज हैं, कुछ टॉपिक हम यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, जिसमें पहला ये है दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हम जानते हैं कि अवतल दर्पण के लिए जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब बड़ा व सीधा बनता है, और इसके कारण जो होता है जब हम दाढ़ी बनवाते हैं या दाढ़ी बनाते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जो दूसरा है कान नाक व गले की जांच के लिए डॉक्टरों द्वारा। हम जानते हैं कि हमने देखा होगा जब हमारे कान में या फिर नाक में या गले में कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर क्या करता है, एक पतला सा टार्चनुमा होता है और उसको क्या करता है, हमारे कान में लगाता है और फिर से उसका परीक्षण करता है कि हमारे कान में या फिर नाक में या गले में क्या प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे भी हम किसका प्रयोग देखते हैं, वहाँ पे भी हम लोग अवतल दर्पण का ही प्रयोग देखते हैं। जो अगला है वो है परावर्तक दूरदर्शी में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी जो रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप होता है वहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। और जो चौथा है वो क्या है, परावर्तक के रूप में, यानी इसका जो प्रयोग है अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग रिफ्लेक्टर के रूप में भी किया जाता है। तो ये तो रहा अवतल दर्पण का कुछ उपयोग। इसके बाद भी बहुत सारे उपयोग है जो कि मेंशन नहीं किए गए हैं। अगला जो हमारा वो है उत्तल दर्पण का प्रयोग, यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर। इसमें हमने पहला जो पॉइंट लिया है वो ये है कि वाहन चालक के बगल में किया जाता है। यानी जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का प्रयोग जो हम बाइक चलाते हैं या फिर कोई भी फोर व्हीलर होता है तो जो साइड मिरर होता है, जो भी हमारे पास बाइक चला रहे हैं, चाहे जो भी, जो ड्राइवर के बगल में होता है वहाँ पे क्या होता है, जो एक दर्पण लगा होता है और वहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं, वो जो दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम जो जानते हैं कि कम एरिया में हम क्या कर सकते हैं, बहुत लंबे लंबे एरिया का हम क्या कर सकते हैं, इमेज प्राप्त कर सकते हैं। और इसके कारण क्या होता है, बहुत दूर तक इसकी क्या होती है, इसकी विजन होती है। यानी जो इसका व्यू होता है वो बहुत लंबे दूर से क्या कर सकता है, बहुत लंबे दूर को हम छोटे में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसके कारण इसको हम साइड मिरर के रूप में यूज करते हैं। और जो दूसरा है सड़क पर लगे लैंपों के पीछे परावर्तक तल के रूप में प्रयोग किया जाता है। हम इसको रिफ्लेक्टर, ये भी यहाँ पे भी ये क्या करता है, जब ये लैंप में लगाया जाता है तो लैंप से जो प्रकाश निकलती है वो उसको क्या करता है, बहुत लंबे क्षेत्र पे यानी बहुत विस्तृत क्षेत्र पे क्या करता है, फैलाने का कार्य करता है। और इसके कारण भी हम इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, सड़क पर लगे लैंपों के पीछे उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो ये है गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाई स्फेरिकल मिरर। इसके लिए जब हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि गोली दर्पणों द्वारा क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। और जब परावर्तन होता है तो वहाँ पे वस्तु की स्थिति भी होती है, वस्तु का प्रतिबिंब भी बनता है और उसकी फोकस दूरी होती है। यानी जो दर्पण होता है दर्पण की फोकस दूरी भी मान्य रखती है। यानी अगर हम वस्तु की जो स्थिति है अगर उसको हम किससे दिखाएं, यू से दिखाएं, जो प्रतिबिंब की स्थिति है उसको स्मॉल वी से दिखाएं, और जो वस्तु का फोकस दूरी है उसको हम किससे दिखाएं, स्मॉल एफ से दिखाएं, तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो ये पॉजिटिव निगेटिव के साथ इनके मान रखे जाते हैं। तो हम किस मिरर के लिए पॉजिटिव रखें और किस मिरर के लिए निगेटिव रखें ये बहुत मायने नहीं रखता है। बस अगर इसको समझना चाहते हैं हम कि किस दर्पण के लिए पॉजिटिव कौन सा, यू बी एफ में कौन सा पॉजिटिव होगा और यू बी एफ में कौन सा नेगेटिव होगा। तो सपोज कीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारा वाई डैश है। हम जानते हैं कि जो वाई होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी यहाँ से अगर मूल बिंदु से ऊपर जाए तो पॉजिटिव होगा और नीचे जाएंगे तो क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर हम जानते हैं कि मूल बिंदु से अगर हम इस डायरेक्शन में जाएं तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा, जबकि मूल बिंदु से हम इस डायरेक्शन में अगर जाएं तो क्या होगा, निगेटिव होगा। मतलब ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन और ये हमारा क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन। नीचे आएंगे तो क्या होगा, ये हमारा निगेटिव डायरेक्शन और ये भी क्या होगा, हमारा निगेटिव डायरेक्शन ही होगा। अब एक चीज देखिए, सेम यही चिन्ह की प्रॉपर्टी हम क्या करते हैं, दर्पण के लिए भी यूज करते हैं। अगर हम ये सपोज कीजिए मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी डिस्टेंस हम ऊपर मेजर करेंगे
वो कैसा होगा हमारा, तो वो हमारा पॉजिटिव होगा। जबकि मुख्य अक्ष से नीचे जो भी डिस्टेंस हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे, वो हमारा कैसा होगा, निगेटिव होगा। ये जो मुख्य अक्ष से ऊपर जो मेजर किए हैं वो क्या पॉजिटिव है, और मुख्य अक्ष से नीचे जो हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे, वो क्या होगा, निगेटिव होगा। सपोज कीजिए ये पोल है, ये मूल बिंदु भी है, और अगर यहाँ पे दर्पण रख दिया जाए तो ये क्या है, पोल है। और हम जैसे जानते हैं कि हमेशा जो दूरी हम दर्पण से लेते हैं वो हमेशा पोल से क्या करते हैं, पोल से मापते हैं, चाहे वस्तु की दूरी हो, चाहे फोकस दूरी हो, चाहे क्या है, प्रतिबिंब की दूरी हो। हमेशा हम किससे मेजर करते हैं, ध्रुव से मेजर करते हैं। तो अब एक चीज है, सपोज कीजिए ये यहाँ पे हमारा कोई कोई दर्पण रखा गया, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, और अगर किरणें ऐसे आ रही हैं, तो जो दूरी हम किरण के दिशा में लेंगे, तो वो जो किरण के दिशा में लेंगे वो कैसा होगा, वो पॉजिटिव होगा। जबकि जो किरण के दिशा के विपरीत लेंगे वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। मतलब अगर सपोज कीजिए हम क्या करें, अगर एग्जाम्पल के लिए अगर हम क्या करें, यहाँ पे अगर कोई दर्पण ले लें, अगर ये दर्पण मान लीजिए कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ये हमारा कलई किया हुआ पृष्ठ है, और ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है। तो जब यहाँ से किरणें समानांतर आएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, तो फोकस से होके जाएंगी। अब फोकस से होके जाएंगी, सपोज कीजिए ये ऐसे आ रही है और ये ऐसे चली गई, ये हमारा फोकस है, ये हमारा क्या है, दर्पण का ध्रुव है। तो अब यहाँ पे सपोज कीजिए ये वस्तु कहाँ पे रखा गया है, अनंत पे रखा गया है, जिससे किरणें, या फिर यहाँ पे वस्तु रखा गया है और यहाँ से एक किरण ऐसे निकल रही है। तो अब अगर हम क्या करें, इस वस्तु को देखें, अगर वस्तु की स्थिति को अगर किससे हम दिखा रहे हैं, यू से दिखा रहे हैं, तो यू कहाँ से मेजर होगा, ये वस्तु है तो यू कहाँ से मेजर होगा, पी से यहाँ तक मेजर होगा, और पी से जब ये मेजर होगा तो ये हमेशा कैसे आएगा, निगेटिव आएगा। यानी जो वस्तु की स्थिति होगी हमेशा क्या होगी, निगेटिव होगी, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। और अगर सपोज कीजिए अगर ये किरण ऐसे जाती है, अगर सपोज कीजिए अगर इसको हम क्या करें, थोड़ा सा आगे की तरफ मिलाएं या फिर ऐसे लेके जाएं, तो इधर जो भी डिस्टेंस इधर हम मेजर करेंगे वो कैसा होगा, धनात्मक होगा। लेकिन जो जिधर किरण आ रही है, अगर किरण के विपरीत दिशा में हम क्या करें, कोई भी डिस्टेंस लेंगे तो कैसा होगा, वो निगेटिव होगा। तो ये हो गया। अगर हम क्या करें, अगर फोकस दूरी की बात करें, तो ये पी से एफ का क्या है, दूरी मेजर करेंगे, तो ये किरण इधर से आ रही है, जबकि हम दूरी किधर से ले रहे हैं, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए जो एफ पी होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये हमारे चिन्ह परिपाटी है। मिला जुला के हम ये कह सकते हैं कि जो किरण के विपरीत दिशा में जो भी दूरियां हम लेते हैं वो कैसा होता है, निगेटिव होता है। जबकि किरण की दिशा में जो दूरी मेजर की जाती है वो कैसा होता है, धनात्मक होता है। जबकि हम जो मुख्य अक्ष है यानी प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर अगर दूरी क्या करते हैं, यानी वस्तु की लंबाई मेजर करते हैं, तो क्या होगा, वो हमेशा धनात्मक होगा। जबकि अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे अगर कोई भी दूरी मेजर करें तो वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। इसको हम और अच्छे तरीके से जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या करेंगे, किस न्यूमेरिकल में हम कैसे लेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है, दर्पण सूत्र तथा आवर्धन, मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। क्योंकि दर्पण सूत्र या यू भी एफ में संबंध का जो स्थापना है, प्रतिस्थापना है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। मतलब इसको हम डेरिवेशन नहीं करना है, बस हमको केवल यू बी और एफ में संबंध बता देना है। या दर्पण फार्मूला अगर पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, अगर मान लिया है यदि किसी वस्तु की दर्पण से यानी दर्पण के ध्रुव से दूरी स्मॉल यू और दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल भी, वह फोकस दूरी, उस दर्पण की फोकस दूरी एफ हो, तो यू बी एफ के संबंध के लिए या दर्पण सूत्र के लिए हम लिखेंगे 1/f = 1/u + 1/b। ये हमारा क्या होगा, यू बी एफ में संबंध होगा, या इसी को हम क्या करते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। ये हमारे सिलेबस में इसको प्रूव करना नहीं है। अगर हम एक डायग्राम से देखें कि यू बी एफ कहाँ होता है, तो हम जानते हैं कि जो यू है क्या है, वो वस्तु की दर्पण की जो ध्रुव है, दर्पण के ध्रुव से उस वस्तु की दूरी है। भी क्या है, दर्पण के ध्रुव से उस वस्तु की जो प्रतिबिंब की दूरी है। और एफ क्या, उस दर्पण का फोकस दूरी है। सपोज कीजिए यहाँ पे एक वस्तु रखी गई है ए बी, और ए बी अगर ये ध्रुव से देखा जाए तो इसकी दूरी क्या है, यू है, ये इसकी दूरी है दर्पण के ध्रुव से। और यहाँ से देखें तो एक किरण समांतर आ रही है, और जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो कहाँ से जाती है, फोकस से होके जाती है। तो फोकस से होके क्या हो जा रही है, ये पास हो जा रही है। दूसरी किरण यहाँ से आ रही है और वो कहाँ से जा रही है, फोकस से होके। जब मुख्य फोकस से होके जो जाती है वो क्या होती है, मुख्य अक्ष के परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और जो तीसरी है वो कहाँ से आ रही है, इसके वक्रता के अंदर से आ रही है, और जो वक्रता के अंदर से होके आती है वो क्या होती है, उधर ही वापस चली जाती है। तो अब देखें तो ये जहाँ पे तीनों क्या कर रहे हैं, तीनों रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहीं पे क्या होगा, इसका प्रतिबिंब होगा, और प्रतिबिंब क्या होगा, बी डैश ए डैश। तो इसकी अगर दूरी अगर हम क्या यहाँ से मेजर करें पोल से, तो ये क्या है, भी है। तो ये इसी को हम क्या कहते हैं,
प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, और ये जो यह बिंदु फोकस है जहाँ से समांतर आने वाली किरणें क्या हो रही है, जिस मुख्य अक्ष पे जिस बिंदु पे प्रतिच्छेदित कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो क्या होता है, मुख्य फोकस होता है। और मुख्य फोकस होता है, अगर ध्रुव से अगर इसकी दूरी क्या है, अगर स्मॉल f है, तो ये संबंध हमारा क्या बनता है, 1/f = 1/u + 1/b। हमारा अगला टॉपिक है आवर्धन, मैग्निफिकेशन। हम जानते हैं कि जब गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण के सामने हम क्या करते हैं, कोई वस्तु रखें और उसकी स्थिति क्या करें, परिवर्तित करें, तो उसके प्रतिबिंब का आकार या ऊंचाई में भी क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। या यहाँ पे एक चीज़ कहें कि क्या करें, किसी भी स्थिति में हम क्या करें, जो प्राप्त प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है और जो वस्तु की ऊंचाई है, दोनों के जो अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं, और इसको हम से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। यानी वस्तु हम जानते हैं कि किसी भी स्थिति में रखें तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, उसके प्रतिबिंब में जो प्रतिबिंब जो बन रहा है उसमें भी क्या होगा, वेरिएशन होगा, लेकिन वो किसी भी स्थिति में रहे, जो प्रतिबिंब की लंबाई है और जो वास्तविक वस्तु की लंबाई है, दोनों के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। अगर हम मान लें यदि दर्पण के सामने स्मॉल u दूरी पर रखी वस्तु की ऊंचाई ओ, ये ऑब्जेक्ट की ऊंचाई क्या है, ओ है, तथा दर्पण से जो इमेज है भी दूरी पर प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है, यानी इमेज की ऊंचाई वो क्या है, आई हो, तो जो रेखीय आवर्धन स्मॉल m किसके बराबर होगा, प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब का आकार हम क्या माने, आई, और वस्तु का आकार क्या माने है, ओ। और आगे हम क्या करते हैं, आई और ओ में जब संबंध स्थापित करते हैं तो वो क्या होता है, v बटे u के बराबर भी होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो रेखीय आवर्धन है, रेखीय आवर्धन किसी वस्तु का प्रतिबिंब और उस वस्तु की जो दूरी होती है, यानी दर्पण से जो दूरी होती है, उन दोनों का अनुपात ही क्या होता है, रेखीय आवर्धन के बराबर होता है। यहाँ से एक चीज स्पष्ट हो गई कि जो ये चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो u और v है, वो दोनों क्या हो सकते हैं, धनात्मक ऋणात्मक हो सकते हैं। और जब ये धनात्मक ऋणात्मक हो सकते हैं तो उस स्थिति में जो यम है, यानी रेखीय आवर्धन है, वो भी क्या हो सकता है, धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। यदि प्रतिबिंब सीधा व आभासी हो तो धनात्मक चिन्ह लगाते हैं और रेखीय आवर्धन के लिए, जबकि यदि प्रतिबिंब उल्टा वो वास्तविक हो तो ऋणात्मक चिन्ह लगाया जाता है। और ये जो रेखीय आवर्धन का जो फार्मूला है, ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए ही क्या है, ये उपयुक्त है। अब एक और टॉपिक आता है कि अगर हमको क्या कर दिया जाए, कुछ दर्पण दे दिए जाएं और कहा जाए कि इन दर्पणों की पहचान कीजिए, तो दर्पणों की पहचान हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला क्या होता है, स्पर्श करके, यानी टच करके, और दूसरा होता है हम उसका जो इमेज है, इमेज को देख करके हम क्या कर सकते हैं, दर्पण की पहचान कर सकते हैं। अगर स्पर्श करने के कहा जाए कि स्पर्श करके कैसे पता चलेगा कि कौन सा दर्पण है, तो अगर एक दर्पण लें और दोनों, और दर्पण कैसा हो, स्मूथ हो, मतलब दोनों तल क्या हो, बराबर हो, प्लेन हो, मतलब कहीं उठा ना हो, तो वो कौन सा दर्पण होगा, वो जो हमारा दर्पण होगा वो होगा हमारा प्लेन मिरर, यानी समतल दर्पण होगा। और दूसरा दर्पण अगर लें और एक तरह क्या हुआ, कलई किया हुआ हो, और दूसरा तरह क्या परावर्तक पृष्ठ हो, और टच करें और बीच में देखें कि जो परावर्तक पृष्ठ है वही क्या हुआ है, दबा हुआ है, तो जो परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ है यानी बीच में गड्ढा टाइप का है, तो वो तो दर्पण होगा, उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम अवतल दर्पण। और जो तीसरा दर्पण ले लें, अगर वो तीसरा दर्पण क्या हो, जो परावर्तक पृष्ठ है वही क्या हुआ, उभरा हुआ हो, यानी जो कलई किया हुआ तल है वो क्या हुआ, धसा हुआ है, तो उस तरह के दर्पण को हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ये तो रहा हमारा स्पर्श के आधार पे। और दूसरा सिचुएशन ये है कि अगर हमको क्या किया जाए, कहा जाए कि नहीं हमको दर्पण टच नहीं करना है, हमको प्रतिबिंब के आधार पे क्या करना है, मतलब ये दर्पण बताना है कि कौन कौन सा दर्पण है, तो हम क्या करें, अगर तीनों दर्पणों को क्या करें, स्टैंड में लगा दें, और स्टैंड में लगाने के बाद कोई वस्तु लेके जाएं और बारी बारी से एक एक दर्पण के सामने से होकर लेके जाएं, और जो इमेज का फॉर्मेशन है उसको ऑब्जर्व करें, तो ऑब्जर्व करके हम क्या कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि कौन कौन सा दर्पण है। पहले सिचुएशन में अगर क्या हो, यदि वस्तु को हम दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखने पर जो प्रतिबिंब है सदैव वस्तु के बराबर हो, तो वो जो दर्पण होगा कौन सा होगा, वो समतल दर्पण होगा, प्लेन मिरर होगा। और यदि क्या कहें, यदि वस्तु को दर्पण के समीप रखने पर प्रतिबिंब सीधा वो वस्तु से बड़ा बने तथा दूर रखने पर उल्टा वो वस्तु से बड़ा बने, तो उस दर्पण को हम क्या कहेंगे कि ये हमारा अवतल दर्पण है। और तीसरा, यदि हम क्या करें, प्रतिबिंब वस्तु के प्रत्येक स्थिति के लिए सीधा वो वस्तु से छोटा हो, तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी दर्पण को टच करके या फिर इमेज देख करके हम क्या कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि ये जो दर्पण है वो उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है या समतल दर्पण है। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।